फजील साहब, ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं गाजा की, फिर एक बार उसी तरह से जेनोसाइड जो हुआ है, उसमें बीच में कुछ ये लग रहा था कि गाजा अपनी जगह बेहतर कंडीशन में आ रहा है, लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट आई कि 1500 बच्चे फिर उसमें शामिल हुए और 5000 बच्चों को पहले से अंधे होने के जो चांसेस थे वो बने हुए हैं। तो ये सिर्फ आंकड़े हैं या पूरी पीढ़ी एक तरह से कहा जाए कि खामोश तबाही की तरफ जा रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गाज़ा में कोई भी कहीं बाहर से कोई जा नहीं पा रहा है और ना ही वहाँ कोई ऐसा सिस्टम है जो अस्पताल बंद, स्कूल बंद, बहुत मुश्किलात है वहाँ पे, लोगों की तकलीफ़ें हैं। सोशल मीडिया पे जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो गाज़ा के अंदर जो हालात तो खराब पिछले कई साल से हैं। लेकिन अभी जी, जो है कुछ उम्मीद जगी थी, वहाँ के लोग खुशी मना रहे थे कि शायद अब हम लोग आज़ाद हो जाएँ और अलग देश बन जाए। अब मेरे मैं तो बा पिछली बार भी कई बार आपसे कहा कि इज़राइल केवल इसको अटकाने और भटकाने की बात कर रहा है। किसी तरह से हुँ। मामला फ़िलहाल टल जाए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का दबाव है गाज़ा के को फ़िलिस्तीन को अलग देश बनाने का। किसी तरह से जी, अमेरिका और इज़राइल ये चाहता है कि कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे ये कुछ दिन के लिए मामला टल जाए, फिर बाद में हम इसको सँभाल लेंगे। अभी जिस तरह का हुँ, माहौल सीरिया में अल-शुरा के साथ हुआ, अब गाज़ा को छोड़ कर के गाज़ा के चारों तरफ से जो हमदर्द लोग हैं, उनकी घेराबंदी शुरू की जा रही है। जैसा हुँ, हूती हूती को जो है यूएई के कुछ सपोर्ट से कुछ लड़ाके अभी यमन की तरफ, सना की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सना को कब्ज़ा करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, पिछला रिकॉर्ड जो हूती का है, व्हाइट ब्लैक वाटर आर्मी अमेरिका की थी, वो नहीं सँभल पाई, मतलब वो नहीं हूती को कंट्रोल कर पाई। तो यूएई के थोड़े से लड़ाके जो हैं, वो जा कर के ठीक वही अल-शुरा वाली स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। और इज़राइल ने तो वहाँ के प्रधानमंत्री को मार डाला, हवाई हमले में। हुँ, तो हुँ, जिस तरह हुँ, का हमला अल-शुरा की तरफ से इनका विफल हुआ, सीरिया की तरफ से ईरान पर हमला करने की जो फिराक में था अमेरिका और इज़राइल, वही अब हूती को कमज़ोर करने के लिए यूएई की मदद से अंसारुल्लाह पे और सना की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो लड़ाई हमें इज़राइल से लड़नी चाहिए या हुँ, जो लड़ाई इज़राइल से लड़नी चाहिए हूती को, चाहे यूएई को, अरब को, बातें तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर-अंदर हुँ, भीतरघात कर रहे हैं। भीतरघात कैसे कर रहे हैं कि यूएई के समर्थन से कुछ लड़ाके कब्ज़ा करके एक शहर पे कब्ज़ा कर लिए और सना की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जबकि हुँ, अभी तक का जो इतिहास है कि हूती से कोई लड़ नहीं पाया, तो ये लोग भी लड़ नहीं पाएँगे। इसकी वजह से अभी मैंने आपसे कहा ना कि किसी तरह ये लोग वक़्त खींच रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हुँ, कि थोड़ा वक़्त मिल जाए, तो हम लोग हूती को, ईरान को दूसरी चीज़ों में उलझा कर दें और गाज़ा को और फ़िलिस्तीन पर अपना कब्ज़ा बनाए रखें। यही यही षड्यंत्र चल हुँ। रहा है। जी। नहीं तो ये इसके पीछे मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि अवाम भी इस चीज़ के लिए परेशान है और सवालात हमारे पास भी ऐसे ही आते हैं कि अगर ऐसे ही हालात बन रहे हैं तो अमेरिका को या अरब को क्यों नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ में? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अरब तो समर्थन कर रहा है ना उनका। अरब तो जो यूएई जी। से जो लड़ाके समर्थित आ रहे हैं या सना पे कब्ज़ा करने के लिए, उनको तो अरब समर्थन दे रहा है। इसलिए समर्थन दे रहा है कि वहाँ के बादशाह को अरब ने शरण दे रखा है। यमन हुँ, पे जब हुँ। हूथियों का कब्ज़ा हुआ, तो जो उनके जी, तेल के और खनिज के भंडार थे, जी। उसको कब्ज़ा करने के लिए अरब का कंट्रोल था उस पर। तो जो वहाँ के बादशाह थे, वो तो अरब में जाके बैठे। अब वो जगह यूएई के समर्थन से यूएई क्या, वो अरब का ही मान लीजिए कि समर्थन है और हाँ, उन यही लड़ाकों माना को है। भेज करके हूती पर कंट्रोल यानी सना पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो हमको लगता है कि पूरी तरह से विफल होगी, ये कामयाब नहीं। जिस तरह से ये लोग सीरिया में मार खाए, अल-शुरा के से जी। लेकर के धोखा खा गए, यहाँ भी ये लोग कामयाब नहीं होंगे और ये सारी अभी जब तक फ़िलिस्तीन अलग राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक ये सब चलेगा, थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन आगे ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। जी। फैज़ल साहब, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को वेस्ट बैंक और गाज़ा के बीच में एक आपने बताया कि एक जंगल है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन ज़रा-सा थोड़ा समझाने की कोशिश कर दीजिए।
क्योंकि लोग वेस्ट बैंक को ही जो है, अब ये कहा जा रहा है ना गाजा बन गया है, गाजा बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में जरा सा थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, मैं चाह रहा हूँ। देखिए, गाजा पे तो हमास का कंट्रोल है, पर जी वेस्ट बैंक पे महमूद अब्बास साहब का कंट्रोल है। महमूद अब्बास साहब वहाँ जी। के कंट्रोल उनका उनका एरिया है। अच्छा, हम्म। फिलिस्तीन दोनों है, मतलब गजा भी फिलिस्तीन हाँ, है और वेस्ट बैंक भी फिलिस्तीन है। वेस्ट बैंक लेकिन भी गजा का फिलिस्तीन आदमी है। वेस्ट बैंक नहीं जा सकता। वेस्ट बैंक का आदमी गजा में नहीं जा सकता, उसके लिए परमिट बनवाना पड़ता है इजरायली चौकी से। लेकिन अंदर ही अंदर हमको लगता है कि सुरंग के रास्ते दोनों जुड़ चुके हैं, जो जैसा हमको हम्म लग रहा है कि वो लोग सुरंग के रास्ते गजा में और वेस्ट बैंक में जाते रहते हैं। अच्छा, वेस्ट बैंक अरब के बॉर्डर पे है, वहां से अरब नजदीक है। बीच का जो खाली भाग है वहां पे येलो लाइन है एक, उस येलो लाइन हम्म में गजा के लोग या वेस्ट बैंक के लोग जब भी क्रॉस हम्म करने की कोशिश करते हैं तो वहां सेंसर के साथ ऑटोमेटिक गन लगी हुई है दीवालों में, और जब भी हम्म वो येलो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कोई भी करता है तो हजारों फायरिंग शुरू हो जाती है और उसमें गोलियां हम्म निकलती हैं अपने आप बिना किसी के चलाए, गोलियां निकलती हैं और वो लग जाती है, लोग मर जाते हैं। इसलिए कोई भी येलो लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी एक फिलिस्तीनी अपने ही देश के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता। लेकिन हमास के द्वारा बनाई गई सुरंग का इस्तेमाल करके ये लोग एक दूसरी जगह पे जा आ सकते हैं और जाते हैं। जी। मतलब ये बिल्कुल अलग-अलग एरियाज हैं, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा मसला आया था कि वेस्ट बैंक को भी गाजा की तरह जो तबाह किए जाने की बात अभी सामने आ रही थी। तो क्या ये सोची समझी कोई रणनीति है, या फिर यह है कि जैसे गाजा तबाह हुआ था वैसे ही इसको भी खत्म करके फिर सब पे एक साथ जो है इज़राइल अपना हाथ आजमाना चाहता है? नहीं, देखिए, गोरे जो होते हैं ना अंग्रेज, अंग्रेज दुनिया जी। में जहां-जहां गए, वहां पे कुछ फितना छोड़ गए। जैसे भारत का हुँ। जब जब हमारे देश को आजादी मिली, तो पाकिस्तान का जी, बंटवारा हुआ। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में जी, हिंदुस्तान। अब जी, सोचिए कि हवाई मार्ग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने के लिए। बांग्लादेश और जी, पाकिस्तान एक ही कंट्री था पहले 1971 से पहले, लेकिन वो जा जी, नहीं सकते थे बिना जहाज के। तो पूरा कंट्रोल तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से चलता है, और बांग्लादेश के बांग्लादेश के लोग क्यों समर्थन किए भारत का? इसलिए कि वो भारत के बॉर्डर पे थे, भारत से उनको ज्यादा सहूलियत मिल रही थी। और उस वक्त की इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब वहां पे जी, 1 लाख जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को आत्मसमर्पण करवाया, उस वक्त बांग्लादेश में करीब करीब कई हजार गांव, युद्ध बड़ा भीषण होने वाला था, कई हजार गांव जी, को खाली कराया गया और उनको भारत में ले आके बसाया गया। वो लोग जो पाकिस्तान और भारत में भारत को अपना दोस्त देश समझे और भारत का साथ जी, दिया, अपना जमीन खलिहान खेत सब छोड़ करके वो छोड़ दिए इंडियन आर्मी के लिए। तो उस वक्त की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने अपने देश में उनको जगह दी, जिसको आज ये लोग घुसपैठिया कहते हैं। आज जी, जी, उनकी जी। दूसरी पीढ़ी को, जिसने आपके देश का समर्थन किया, जिसने आपकी मदद की, उस लड़ाई में हुँ, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने ज़लील होना पड़ा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से में तोड़ दिया था पाकिस्तान को। तो पूरी दुनिया ने भारत के अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग दुर्गा कहे इंदिरा गांधी को। आज उनकी नस्लों हुँ, को, उनकी दूसरी पीढ़ी को आप घुसपैठिया कह के उनका अपमान कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। ये बार-बार मैं इंडियन हुँ, चैनल्स पे भी ये बात उठाता रहता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है ना। आपका कोई साथ हुँ, दिया, हुँ। मान लीजिए हमारा कोई साथ दिया, तो हमारे बच्चे जी, उसका अपमान करेंगे, उनके बच्चों का अपमान करेंगे, उनको घुसपैठिया कहेंगे। कतई। भाई, उन्होंने हमारे देश का साथ दिया और अपना घर ज़मीन छोड़ करके हमारे देश में शरण ली और अपनी जगह ज़मीन दे दी आर्मी को कि आप लोग इनको, पाकिस्तानियों को भगाइए यहाँ से। जनरल नियाज़ी की हुँ, 1 लाख सेना का आत्मसमर्पण हुआ था, याद होगा आपको। जी, वो किसने कराया था? भारतीय सेना ने कराया था। ठीक उसी तरह भारतीय से सेना में। जब फिलिस्तीन फिलिस्तीन जब इज़राइल वहाँ आया, तो एक उनके बीच में समझौता हुआ। तो उन्होंने फिलिस्तीन को 3 हिस्से में बाँट दिया।
एक गजा, एक वेस्ट बैंक और एक लेबनान के पास थोड़ा सा एरिया है, वो भी एक फिलिस्तीन है। जी लेबनान के पास भी एक फिलिस्तीन है, छोटा सा है, 3 हिस्से जी में है वो फिलिस्तीन। अब वहां पे तीनों हिस्से में एक ही देश का नागरिक अपने देश के दूसरे हिस्से में बिना परमिट के नहीं जा सकता, और परमिट वो देंगे नहीं। आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको नजर पे चढ़ा लेंगे, फिर आपका पीछा करेंगे, फिर आपकी रेकी करेंगे, फिर आपको उठा के बंद कर देंगे। लेकिन कम से कम वेस्ट बैंक और गजा के बीच में ये लोग सुरंग के माध्यम से आ जा रहे हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक पर आज जिस तरह का हमला शुरू किया था इसराइल ने, जी हमास के लड़ाके वहां भी जा करके अपना कंट्रोल कर लिए हैं। यही जो है ना, इनको खल रहा है इजराइल को, क्योंकि अगर फिलिस्तीन अलग देश बनता है तो गजा और वेस्ट बैंक, ये दोनों और बीच का जो हिस्सा है, ये मिला करके काफी बड़ा एरिया मिल जाएगा जी जी फिलिस्तीन का। और वो यही इजराइल को खल रहा है कि सिर्फ गजा ही नहीं या सिर्फ वेस्ट बैंक नहीं, वेस्ट बैंक और गजा के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है, अनयूज्ड लैंड है, वहीं पे वो बरगुरियन कैनाल वहीं से बनाना चाहते हैं। वो एक हम्म। बरगुरियन कैनाल जो है इजराइल बनाना चाहता है उसी बीच के एरिया से। तो जब फिलिस्तीन अलग देश बन जाएगा तो वो पूरा एक कंट्री हो जाएगी, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बफर जोन बनेगा, जहां दोनों ही देश की सेनाएं अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग कर सकती हैं। ऐसा एक प्लान तैयार हुआ था 1968 में, और वही प्लान आज भी माना जा रहा है। अभी जो फिलिस्तीन देश बनेगा वो अपनी सारी सेना आईडीएफ को हटानी पड़ेगी, और दोनों के बीच में एक बफर जोन बनेगा, जो ना तो फिलिस्तीन का होगा ना इजराइल का होगा। वहां दोनों ही सेनाएं अपने अपने कंट्री की पेट्रोलिंग कर सकती हैं सुरक्षा के लिए। ऐसा प्लान तैयार हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है उसमें। जी इसी वेस्ट बैंक को लेकर के अभी आपने कहा कि ये महमूद अब्बास की बात आपने जिक्र किया था, तो आज उनका एक वो आया, बयान आया कि उन्होंने भी पहली बार, मैंने जहां तक समझा है कि महमूद अब्बास ने 2 वो स्टेट्स का जो नारा था आज उन्होंने भी लगा दिया कि इसका जो है एक ही हल है पीस में, कि इसको 2 हिस्सों में 2 अलग अलग मुल्क जो है बना दिए जाएं, और उनका यही एक हिस्सा है जो पीस से अटैच हो सकता है। तो क्या महमूद अब्बास की अपनी कोई से नहीं है, वैल्यू नहीं है इस बारे में कि उनको खड़ा होना चाहिए इस चीज में? ये तो तब खड़े हो रहे हैं जब पूरी दुनिया खड़ी हो चुकी है। पूरी जी दुनिया का देश मिल करके फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना दिया। इजराइल तो कह ही रहा है कि महमूद अब्बास के नेतृत्व में फिलिस्तीन बना लो। इजराइल अमेरिका दोनों ये बात कह रहे हैं कि महमूद अब्बास के नेतृत्व में, लेकिन ये तय क्यों करेंगे अमेरिका और इजराइल? ये तय करेंगे फिलिस्तीन के लोग, किसके नेतृत्व में उनको सरकार बनानी है। वो ये इलेक्शन राइट होना चाहिए ना आम नागरिक का। बिल्कुल बिल्कुल। फिलिस्तीन का के नागरिकों को पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसे अपना नेता मानते हैं और किसकी सरकार में भरोसा रखते हैं। ये अधिकार जो है इजराइल और अमेरिका कैसे ले सकता है? और यही बात हमास ने कहा कि भाई हम अपना हथियार फिलिस्तीन अथॉरिटी को के हवाले कर देंगे, हथियार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चाहते ना कि वो हथियार इजराइल को ले आकर दे दें या अमेरिका को दे दें। हमास तो कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के पास जमा कर देंगे अपना हथियार, और फिर इलेक्शन होगा, और हमास अगर जीत के आता है तो जो गवर्नमेंट का तरीका है वो गवर्नमेंट चलाएंगे अपना। लेकिन जब ये बात आई हमास की तरफ से तो इजराइल बैकफुट पे चला गया। इजराइल ने फिर एक बार भी नहीं कहा कि नहीं ये प्रस्ताव ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, हमास अगर हथियार छोड़ देगा तो ये तो धोखे से कब्जा कर लेंगे ना, फिर दोबारा घुस जाएंगे हमास फिलिस्तीन और गजा के अंदर। तो अगर वो हथियार छोड़ देगा तो फिर बचेगा क्या? तो हमास ने जैसे ही कहा कि हम फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के पास अपना हथियार जमा कर दे रहे, और जब देश बन जाएगा उसके बाद जनता जिसको चुनेगी उसके पास ये हथियार अपने आप उस सरकार में चला जाएगा। इस पर इजराइल तैयार नहीं है। जी मिस्र के अभी जो आया था तो उन्होंने कहा कि साहब किसी भी हालत में हम इजराइल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये भी पहले 1 हफ्ते पहले की बात थी, उनका बयान आया था। तो मिस्र का ये बयान आने के बाद थोड़ा मामला लग रहा था
लेकिन गाजा के जो हालात हैं किसी भी तरह ठोस बेहतरी नजर नहीं आ रही उसमें, जबकि राहत एजेंसियां जितनी भी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, सक्रिय हैं, एक तरह से ये कहा जाए कि आखिर रुकावट इनकी कहाँ पे आ रही है? देखिए, अभी पुतिन साहब वहाँ मीटिंग ले रहे हैं, जहाँ टर्की, जी। अरब और फिलिस्तीन के लोग, सभी लोग, पूरे अरब देश के हुँ, लोग वहाँ, अरब हुँ, जगत के लोग जो हैं, पुतिन साहब के हुँ, साथ मीटिंग हो रही है। भारत से जाने के बाद उन्होंने अगला अगला दिन वही काम किया। तो जी। अगर ये लोग इज़राइल पूरे अपने चाल चल रहे हैं, तो ईरान और रूस और चाइना भी तो बैठे हैं ना। ये तो हुँ, सबके ऊपर यही लोग हैं। ये भी तो हालात पे नज़र रखे हुए हैं कि क्या होने वाला है। इज़राइल जो कह देगा वही थोड़ी होगा, या अमेरिका जो कह देगा वो थोड़ी होगा। अभी हुँ, अरब जो हुँ। है वो मिडल ईस्ट हो गया है ना, मिडल ईस्ट है। जी। उसका एक हाथ एक हाथ अगर अमेरिका ने पकड़ रखा है, तो दूसरा हाथ चाइना, रूस ने भी हुँ, पकड़ रखा है, ईरान ने भी पकड़ रखा है। बहुत दिन ये चलेगी नहीं ना। अरब जो कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, वफादारी हुँ। अमेरिका से दिखा रहे, काम अरबों के खिलाफ कर रहे, काम जो है जी। अरबों के खिलाफ कर रहे। तो उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है ना। तो जो भी है, इतना आसानी से तो इज़राइल कोई अपना फैसला नहीं थोप सकता फ़िलिस्तीन के ऊपर। क्योंकि फ़िलिस्तीन के ऊपर हूती है, हिज़्बुल्लाह है, ईरान है, फिर रूस है, चाइना है। उनका भी तो एक अपना एक नेक्सस है, बन चुका है ना। वो कैसे इसी बात से तो डर रहा है, नहीं तो आईडीएफ तो कब का घुस गई होती अंदर, गज़ा के हुँ, अंदर। हुँ, 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 घुसी भी थी, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी, वापस आना पड़ा। उसके हुँ। सैनिक बोरे में कस-कस के, जैसे हेलीकॉप्टर में फेंक लाश जैसे फेंकी जाए, वैसे फेंक-फेंक करके जी, बेहोश आईडीएफ के जवानों को इज़राइल लाया गया। वहाँ की गर्मी, जी। वहाँ कोई वो नहीं, बिजली नहीं है, जनरेटर चला रहे, कितना जनरेटर चलाएँगे? ये सब हालात इतने बुरे हो गए कि आईडीएफ वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही, गज़ा के अंदर। तो ये सारा खेल है अब कि अगर उनको 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ने के लिए हज़ारों जवानों की शहादत देनी पड़ रही है, इज़राइल को। जी, ये जी। ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत तो रूस, चाइना दे रहा है ना, ईरान दे रहा है। तो ये तो बहुत कुछ सोचते हैं। अब तक तो इज़राइल पूरे फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा कर चुका होता। हो सकता है कि बरगुरियन कैनाल बनाने में काम भी लग गया होता। लेकिन इनके पीछे भी लोग खड़े हैं। ईरान ने 12 दिन में दिखा दिया इज़राइल को हाँ, दिखा दिया। कि देख लो भाई, अभी हम ज़िंदा हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं।